तो दो वायर आपको दिए गए हैं, ठीक। तो उनकी वजह से आपका क्या टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आपका ये है, इनके बीच मान लो वायर फर्स्ट है, ये सेकंड है, इनके बीच का डिस्टेंस टोटल जो सेपरेशन दिया गया बेटा वो 30 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर आपका सेपरेशन इनके बीच के, ठीक। आपको जो पॉइंट दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, ठीक। इस पे चार्ज डेंसिटी आपको दी गई है। क्या दिया गया बेटा? चार्ज डेंसिटी λ1 और λ2 की वैल्यू दी। λ1 10 दिया है, λ2 की वैल्यू -2। पहले वाले λ1 है बेटा, तो इस पे चार्ज डेंसिटी λ1 है और इस पे λ2 है। λ1 की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम पर मीटर दिया है, ये 20 माइक्रोकूलम पर मीटर, यही है ना बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया होगा। फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन हेल्ड ऑन पॉइंट P। ये जो पॉइंट P है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन हो अगर हेल्ड किया जाए तो उस केस में यहाँ पे आपको इस पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक। ये पॉइंट P आपका है। अगर इससे 10 सेंटीमीटर है तो बेटा यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। अगर उस एंड से 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे एंड से हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया, एक साइड से 20 सेंटीमीटर, दूसरे साइड से आपका 10 सेंटीमीटर है। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दिया गया है, ठीक। तो किसी भी अगर कोई वायर की वजह से हम लोग फील्ड निकालते थे, ये लॉन्ग वायर है तो इनफाइनाइट वाला कंडीशन लेंगे, और इनफाइनाइट वाले की वजह से फार्मूला याद करो, V = μ0 अपान कितना 4 पाई कितना 2i, यानी i1 i2 i अपान हम लोग क्या लेते थे r², वहां sin θ1 प्लस sin θ2 लेते थे, तो θ1 θ2 90 हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ था। लॉन्ग कहने का मतलब बेटा इनफाइनाइट लेंगे तो वहां पे आता था μ0 अपान कितना 4 पाई 2i अपान कितना, तो वो 2 काट देंगे तो μ0 अपान कितना हो गया 2 पाई r कर लीजिए। i बाई कितना r के r², फील्ड है याद करिए, बायो सावर्ट लॉ पढ़ाया गया था आपको। r² लेते थे तो उसी को जो आपने सिंप्लीफाई किया था तो वहां पे क्या हो गया r²। अब क्या करेंगे आप बेटा, इसकी वजह से आपको चार्ज डेंसिटी दी है, इसकी वजह से चार्ज डेंसिटी दी गई है, तो इस पॉइंट पे आप फील्ड की वैल्यू दोनों की वजह से क्या करिए, नेट फील्ड निकाल लीजिए। नेट फील्ड दोनों की वजह से क्या करिए, फाइंड आउट कर लीजिए। जो नेट फील्ड होगा, और आप जानते हैं फोर्स की वैल्यू Q इंटू कितना होता है, E के बराबर होता है। अब एक बार इसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, चार्ज डेंसिटी इतनी है, ठीक है। चार्ज के टर्म में वहां क्यों लेते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या चार्ज के टर्म में ले लीजिएगा, और इसकी जो वैल्यू आगे होगी, अगर Q की वैल्यू मान लो L लेंथ के लिए आप कंसीडर करेंगे तो Q की वैल्यू λ/L होता है। चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी आपको रिलेशन बताया गया था। दोनों से जो फील्ड होगा, क्योंकि एक हमारा कैसा है पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों की वजह से रिजल्टेंट फील्ड निकालिए। फील्ड निकाल के वहां से क्या करिए, फिर आप निकाल लीजिएगा क्या F = Q × E हो जाएगा। चलो और किसी कोई क्वेश्चन बेटा? हाँ बेटा लो जल्दी लो क्या है? अच्छा इनका ग्राफ देख लीजिए। बोला गया है ये थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस r कैरिंग करंट I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। The variation of magnetic field due to the cable with the distance r from the axis of cable is represented by। जैसे मान लो ये वायर है बेटा ना, इसके रेडियस हमारा r है, ठीक। तो उस केस में कहा जा रहा है ये करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। करंट कैसा है आपका है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या हुआ, पूरे वायर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे जनरली एसी सप्लाई का हमारा क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, वो सरफेस से पास आउट होता है। कहां से पास आउट होता है, सरफेस से पास आउट होता है। लेकिन ये सरफेस से नहीं, आपको यूनिफॉर्म, आपको इस पे वो भी बताया गया था कंडीशन भी, कि अगर आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसा हो रहा है आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पूरे बल्क से हम लोग कंसीडर करेंगे करंट जा रहा है। मतलब ये जैसे मान लो मार्कर नहीं है, चलो इसे मान लो, ये मान लो यूनिफॉर्म थिकनेस, जहां तो अलग अलग थिकनेस है, तो पूरा थिकनेस हर जगह बराबर है, और जो करंट पास हो रहा है ना, सरफेस से नहीं हो रहा है, पूरे किससे, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया से इक्वली पास आउट हो रहा है। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया से इक्वली पास आउट होगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया से कैसे हो रहा है बेटा, इक्वली पास आउट हो रहा है, तो उस केस में अंदर फील्ड होगा कि नहीं होगा,
फील्ड की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? याद करिए, बताया गया था कंडीशन। क्वेश्चन हम एक बार रीड कर रहे हैं। ए थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज ए करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। अक्रॉस इट्स क्या? क्रॉस सेक्शन। बोला गया द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू द केबल विथ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ केबल इज रिप्रेजेंटेड बाई। उसके एक्सिस से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे मान लो ये केबल है, सपोज दैट बेटा ये केबल है। अब इस केबल से करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पूरा जो एरिया है ना पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक। तो इसके सेंटर, इसके रेडियस आपको जो दी गई है कैपिटल आर है। बाहर मान लो कोई पॉइंट आपने ले लिया, इसकी डिस्टेंस आपने स्मॉल आर ले लिया सेंटर से। इसकी डिस्टेंस कितनी है आपके सेंटर से? इसके एक्सिस है स्मॉल आर है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग फील्ड निकालेंगे तो इनसाइड पॉइंट, जैसे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आपने किया था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, वैसा ही ग्राफ यहाँ पे नॉन ये क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से होगा। अगर करंट पूरे बालू में यानी पूरे एरिया से पास आउट हो रहा है तो सेंटर से लेकर सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कहां से? आर सेंटर टू सरफेस तक, अप टू कहां? सरफेस तक। सरफेस पे वैल्यू मैक्सिमम होगा और जब सरफेस से बाहर जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो जब ग्राफ बनाओगे, यहाँ प्रोपोर्शन है, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे तो इस केस में सेंटर से सरफेस तक बढ़ेगा और सरफेस के बाद फिर क्या होगा? थोड़ा सा और डीपनेस बढ़ा ही लीजिए। सरफेस से सेंटर तक क्या करता है आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका आर हो जाएगा। देखो कोई ग्राफ दिया हो गया तो बेटा ए बी सी डी डी, ठीक। तो सरफेस सेंटर से सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सरफेस से आउटसाइड जाएंगे तो स्क्वायर के क्या हो जाएगा? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसके बेस पे आप यहां से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हो जाएगा। चलो और कोई नहीं है? बताया तो था ये तो गायब नहीं होगी, ठीक। चलो बेटा, कल वो यूनिट आपके खत्म हो गए थे, क्वेश्चंस भी आपको करा दिए गए थे, ठीक। तो नेक्स्ट यूनिट आपको शुरू करना था। लिखिएगा मैग्नेटिज्म, हेडिंग करेंगे मैग्नेटिज्म बेटा। देखो इसमें अलग अलग थ्योरीज वगैरह दी गई थी बेटा। एक आपको जो एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है वो मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे बोला जाता है। जो भी हमारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं? जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनका ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल बिहेव्स एज ए क्या? मैग्नेट। उनका एक जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके हर मॉलिक्यूल जो है आपका एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। उसका जो बिहेवियर होता है एज ए क्या होता है बेटा? मैग्नेट की तरह होता है। ईच एंड एवरी जो मॉलिक्यूल होंगे उनका बिहेवियर एज ए क्या होगा? मैग्नेट होगा। वो मैग्नेट लाइक बिहेव करते हैं। अब कंडीशन क्या होती है? एक कंडीशन होता है अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म, एक होता है मैग्नेटाइज्ड फॉर्म। अनमैग्नेटाइज्ड और मैग्नेटाइज्ड में अंतर समझ लो बेटा। जब तक उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग नहीं रखते हैं, जब तक किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसे नहीं रखोगे तब तक कंडीशन उसकी होगी, कहलाएगी कैसा? अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म में है, ठीक। और जब अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म में होते हैं तो जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट आपके होते हैं वो सारे एक दूसरे को क्या करते हैं? नेट कैंसिल कर देते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करेंगे? वो कैंसिल कर देते हैं। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। लेकिन जब उसे हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो आपको मॉलिक्यूलर मैग्नेट थे वो सारे एक डायरेक्शन में क्या होंगे? एलिन हो जाते हैं। और उस एलिग्नमेंट की वजह से आपका वहां पे नेट क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे आपने सीट बैठे हुए हो ना, रॉड किस मटेरियल का बना हुआ है? आयरन का। आयरन कैसा मटेरियल है? डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। आयरन इज डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। हाँ कैसा? तेज बोलो। फेरोमैग्नेटिक, ठीक। आयरन कैसा है बेटा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है।
अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो दैट मीन्स क्या हो गया, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप की जा सकती है। बट आप ऐसे कोई क्या मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, जबकि उसका हर मॉलिक्यूल क्या है, जो मैग्नेट है, बट अभी रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, उसका जीरो है। रीजन क्या है, क्योंकि रेंडमली सब ओरिएंटेड है, एक दूसरे के नेट मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर, मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा उसे कैंसिल कर देते हैं, इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जीरो है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, उसी को मैग्नेटाइज कर देंगे, उसको क्या करेंगे आप, मैग्नेटाइज कर देंगे, ना एक्सटर्नल फील्ड में रख के उसको मैग्नेटाइज कर दिया जाता है, तो जो हमारे क्या थे मॉलिक्यूलर मैग्नेट थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होने की वजह से रिजल्टेंट उसमें मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करने लगता है, और जब रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाएगा दैट मींस उस समय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, शो करेगा। तो इसीलिए आपके जो बार मैग्नेट होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, क्योंकि वहां पे क्या एक्सटर्नल फील्ड पे रखने पे उससे मैग्नेटाइजेशन आपका हो जाता है, ठीक। जबकि हर मॉलिक्यूल पहले से ऑलरेडी वो क्या है, मैग्नेटाइज है, बट रिजल्टेंट क्या हो रहा है, जीरो। जैसे मान लिए तीन वाले नहीं हो, मान लीजिए तीन लोग बैठे हुए हैं, अब इनके कान को खींच रहे हैं, इधर भी उधर भी बराबर वापस खींच रहे हैं, किधर जाएंगे, अपनी पोजीशन पे लटके, रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो गया, जीरो। लेकिन अगर ये इधर खींच रहे, ये भी इधर पुश कर दे तो क्या होगा, नेट एक डायरेक्शन में मिलेगा ना। तो कंडीशन वही होता है, जब अनमैग्नेटाइज यानी कोई फील्ड एक्सटर्नल फील्ड हम लोग अप्लाई नहीं करते बेटा, तो वो अनमैग्नेटाइज फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है, अनमैग्नेटाइज फॉर्म में रहता है। और जब अनमैग्नेटाइज फॉर्म में रहेगा तो उस केस में उसमें कोई मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या, रिजल्टेंट वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट की जीरो होती है। लेकिन जब हम लोग उसको मैग्नेटाइज कर देते हैं यानी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसका मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, और जब मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा यानी वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, उस केस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिलेगा। उस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या मिलेगा, आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या कंडीशन होगी, कैसे होगा, ठीक। चलिए तो लिख लीजिएगा थोड़ा सा ऐसे स्टेटमेंट करके। देखिए ऐसे विदाउट हेडिंग वैसे कर लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए, ठीक। लिखिएगा every molecule of a magnetic substance, every molecule of a magnetic substance, every molecule of a magnetic substance behave as a complete magnet in itself, but molecular magnets are randomly oriented. Molecular magnets are randomly oriented to give net zero magnetic moment. Net zero magnetic moment. Net zero magnetic moments. ठीक है। But on magnetization या मैग्नेटाइजिंग कर दो, but on magnetizing जब उसे मैग्नेटाइज करते बेटा, but on magnetizing the molecular magnets are re-aligned in a specific direction. Molecular magnets are re-aligned, re-aligned in a specific direction. री मतलब रीअरेंज होने को, रीअलिंग। जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं, आप सारे लोग बोर्ड की तरफ ओरिएंटेड हो, लेकिन अगर क्लास में कोई टीचर ना हो तो पता है कोई उधर बात करेगा, कोई उधर बात करेगा, कोई कहीं नहीं रहेगा, है ना। तो आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तब आप ओरिएंटेड नहीं होते। बट जब कोई क्लास में टीचर है तो उस समय क्या होता है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप ओरिएंटेड होते हो, ठीक। तो उसी को कहते हैं रीअलाइनमेंट। मतलब पहले जो रैंडमली ओरिएंटेड था
वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाता है, ठीक। तो क्या लिखा है बेटा, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। आगे लिखा क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आर रीअरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, in a specific direction leading to net magnetic moment, leading to net magnetic moment, leading to net magnetic moment। मतलब कहने का ये हो गया बेटा कि अगर कोई भी मटेरियल हम लेते हैं जब वो अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म में होगा, मान लो एक सब्सटेंस हमने ले लिया, अभी अगर ये अनमैग्नेटाइज्ड है तो इसके जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट होंगे बेटा ना, वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, मतलब नेट उनका रिजल्टेंट वैल्यू एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल करके जीरो का। जैसे मान लो इसी को ले लेते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर, मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर और स्केलर। हाँ, अगर इसे नॉर्थ आपने माना, इसे साउथ कहा, तो इसका नॉर्थ इधर, इसका साउथ इधर, इसका नॉर्थ इधर, इसका साउथ इधर, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर जाएंगे। ऐसे ही अगर मान लो आपने 4 ले लिया, बनेगा जी, बना लो ऐसे। अब ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसे हम लोग कह लेते हैं अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म। कैसा है बेटा, अनमैग्नेटाइज्ड, मतलब अभी मैग्नेटाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये कंडीशन हमारा होता है अनमैग्नेटाइज्ड की कंडीशन, अनमैग्नेटाइज्ड। अभी मैग्नेटाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन अगर इसी को हम लोग मैग्नेटाइजेशन कर लें बेटा, तो मैग्नेटाइजेशन पे क्या होता है, ये जो हमारे मॉलिक्यूलर मैग्नेट है ना, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेंगे, अरेंज हो जाएंगे। और जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंजमेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में, जैसे मान लो हमने क्या कर लिया, अब सारे का अरेंजमेंट क्या हो गया, एक डायरेक्शन में हो गया, और जब एक डायरेक्शन में हो जाएगा तो उस केस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिलेगा। और नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर मटेरियल मिल रहा है तो हम लोग कहेंगे वो मैग्नेट जैसे बिहेव करेगा, अगर जीरो है तो मैग्नेटाइज बिहेव नहीं करेगा। तो यहाँ पे ही लिख लेना, अनमैग्नेटाइज होगा तो म्यू की वैल्यू, म्यू रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। और यहाँ पे देखो ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, वो अनमैग्नेटाइज्ड था, ये मैग्नेटाइज्ड हो गया। जब मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा तो म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू नॉट जीरो के, यानी नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि अब एक डायरेक्शन में उसके मोमेंट मिल रहे हैं। लेकिन अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटाइजेशन पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी भी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि सारे मॉलिक्यूलर मैग्नेट एक डायरेक्शन में अलाइन हो पाएंगे या नहीं, ठीक। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे क्लास रहते हैं, क्लास चलते हैं, टीचर पढ़ाते रहते हैं, बच्चे पीछे स्टोरी करते हैं, ठीक। तो कहानी क्या है, अब वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो कितना स्ट्रांग है, वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज कर पा रहा है या पार्शियली मैग्नेटाइज कर पा रहा है, उस पर भी आपका डिपेंड करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होगा ना कि अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड इतना स्ट्रांग अप्लाई किया मैग्नेटाइजिंग कि सारे का एलिमेंट एक डायरेक्शन में हो गया, उस समय मैक्सिमम आपका मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। बट अगर सारे का एलिमेंट एक डायरेक्शन में नहीं हुआ तो भी मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, लेकिन उस समय रिलेटिवली वैल्यू क्या होगी, लेसर होगी, स्मॉलर होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपकी होती है, यहाँ से दिखा देते हैं। बात समझ में आगे क्या कहने मतलब है, इसी को मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म कहा जाता है, ठीक। आपने पढ़ा होगा बार मैग्नेट, क्या होता है बेटा,
जैसे हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोला जाता है बार मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, वन इज नॉर्थ अदर इज साउथ, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे बेटा कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस एंड कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट की बात करते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, ठीक, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, तो उसी को टर्म दिया जाता है बेटा बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट में दो कंडीशन आपकी होती है, एक ज्योग्राफिकल लेंथ होता है और एक मैग्नेटिक लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कहते हैं उसी को, ठीक। तो हेडिंग बना लें बेटा, बार मैग्नेट कर लीजिए। 5/6 टाइम जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो ज्योग्राफिकल लेंथ का कितना 5 या ज्योमेट्रिक लेंथ का 5/6 टाइम आपका लेते हैं जी। देखिए बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट हर साल वही पढ़ाया जाता है। अब सब्जेक्ट थोड़ी बदल जाएगा यार, सिलेबस थोड़ी बदल जाएगा। अब आप कितना उसमें ध्यान रख पा रहे हैं वो, है ना भाई। फिजिक्स के टॉपिक बदलेंगे नहीं, क्वेश्चन आपके नए डिजाइन हो सकते हैं, नोट्स वही रहेगा, समझाने तरीके वही रहेंगे, बाकी आपके क्वेश्चन क्या होते हैं बदल जाते हैं। अब उस केस में क्या है कि जो आपने पढ़ा वो कितना आपके पास मेंटेन है उस पर डिपेंड करता है। आएगा भी उसी में से, ये भी आप एग्जाम में दिए होंगे, ये भी देखे होंगे, आएगा भी उसी में से, बस अब हम कितना कर पाते हैं वो। क्या हो गया? अच्छा, इसीलिए डिस्टर्ब हो जाता है। चल लिखो, उनको कंट्रोल करना सीखो, आपस में ना लड़े हैं। जैसे अगर एक घर में 4 लोग हैं, अब 4 लोग लड़ेंगे बेटा तो पड़ोसी उसका मजा लेगा है ना, या फायदा लेगा, ठीक। अगर दिमाग लड़ता है तो आपस में फायदा नहीं देता, तो कहानी खाली ना करो, पढ़ो ना। चलिए लिखिए, जब आपको टारगेट दिखेगा तब मन लगने लगेगा, ठीक है। जब इधर उधर उलझते रहोगे तो कहाँ से मन दिखेगा। लिखिएगा, ए बार मैग्नेट consist of two, a bar magnet consists of two equal and opposite magnetic poles, two equal and opposite magnetic poles separated by a small distance, equal and opposite magnetic poles separated by a small distance, separated by a small distance। हो गया? देखिए, but poles are not exactly at the end, मतलब जो आपको ज्योमेट्रिक लेंथ आपका होता है बेटा मैग्नेट का, उसके रिस्पेक्ट में इफेक्टिव लेंथ की जो वैल्यू आपकी होती है वो कैसी होगी। सपोज दैट इसे हमने नॉर्थ पोल ले लिया बेटा, ये साउथ पोल है। हमेशा बार मैग्नेट में कभी भी बार मैग्नेट बेटा यूनिपोलर नहीं पॉसिबल होता है। बार मैग्नेट कभी भी यूनिपोलर आपका पॉसिबल नहीं होता, मतलब सिंगल पोल वाला कभी भी कोई बार मैग्नेट आप डिजाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो उस केस में हमेशा बाइपोलर ही होगा, चाहे जितने अभी आगे पढ़ेंगे, चाहे जितने पार्ट में आप ब्रेक कर देंगे, दोनों पोल साथ साथ आपके एग्जिस्ट करते हैं। मतलब चाहे जितने भी पार्ट में आप उसे कट कर देंगे, दोनों पोल्स ऑलवेज क्या रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे उसमें, ठीक। तो एक नॉर्थ पोल हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका बेटा साउथ पोल हो गया। अब ये जो लेंथ हम लोग लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, उसी को ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे आप, ज्योमेट्रिक लेंथ कहेंगे। उसी को 2L से यहाँ भी दिखाएंगे, जैसे वहां 2L बाहर किसमें हम लोग क्या किसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में बात किया था, वैसे यहाँ पे 2L से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, उसी को ज्योमेट्रिक लेंथ कह लेंगे, LG। ज्योमेट्रिक लेंथ जो होगा वो 2L के बराबर, इस इंड से इस इंड के तक होता है। मतलब जो ज्योमेट्रिकली ये दिख रहा है
उसे कह लेंगे। बट इसके जो पोल्स होते हैं बेटा ना, वो पोल स्लाइटली उससे कहाँ पे पाए जाते हैं, अंदर पाए जाते हैं। तो पोल से पोल के बीच का जो डिस्टेंस आपका होता है, जैसे मान लो ये पोल टू पोल जो डिस्टेंस आपको सेपरेशन मिलेगा, इसी को हम लोग इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। और ये इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू 5/6 टाइम ऑफ किसके, ज्योमेट्रिक लेंथ के बराबर होता है। 5/6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ के क्या होता है, बराबर। कहाँ घूमने चले गया था भैया पांडे जी, हैं? अच्छा गाड़ी, तो इनका भी जाना था कहाँ? अच्छा आपसे उठ नहीं रहा था। बड़े अच्छे मित्र हैं यार, क्लास छोड़ के मित्रता निभाते, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हम भी इसीलिए लेट हो गए थे, हम भी जाम में फंसे हुए थे। तो कंडीशन हो गया, इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू जो होती है 5/6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ के बराबर होता है बेटा, ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा लेते हैं। इसी को हम लोग कह लेते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट। दिखा दो। किसी बार मैग्नेट को अगर सस्पेंड किया जाए बेटा, तो किस डायरेक्शन में स्टे करता है, स्टार्ट किया था तभी बताया था। अगर बार मैग्नेट को आप सस्पेंड करो फ्रीली किसी स्ट्रिंग से, तो किस डायरेक्शन में वो एग्जिस्ट करेगा? नहीं, नॉर्थ साउथ में, लेकिन नॉर्थ पोल किधर रहेगा? नॉर्थ पोल साउथ में, और साउथ पोल पक्का है। अगर किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो उसका नॉर्थ पोल किधर रहेगा? मतलब हाँ, अभी जब जिस दिन स्टार्ट किया था उसी दिन, पहले दिन ये बताया था कि नहीं? हाँ बताया था ना। और फिर भी आधे से ज्यादा लोग का क्या आंसर गलत ही आ रहा है। अगर किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड किया जाए तो उसका नॉर्थ पोल किधर स्टे करता है? साउथ में कि नॉर्थ में? हाँ जी, तो मैग्नेट का ही पूछ रहे हैं भैया, बार मैग्नेट का ही पूछ रहे हैं, धरती का नहीं पूछे हैं, आसमान वाला पूछे हैं जो लटकता है। अपने आप को करने के लिए उत्तर दिशा में उत्तर नॉर्थ पोल होगा, हम उसी पूछ रहे थे। बैठिए। अगर किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड किया जाता है बेटा फ्रीली, तो उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। रीजन क्या है कि अर्थ का जो क्या है, अर्थ मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल किधर है? साउथ में, और साउथ पोल किधर है? नॉर्थ में। अर्थ वाला उल्टा, अपना वाला सीधा रखा करो, है ना। जो आप लटकाओगे उसका नॉर्थ वाला नॉर्थ में और साउथ वाला साउथ में स्टे करेगा, जबकि जो हमारा क्या था, किसमें, अर्थ के अर्थ मैग्नेट को हम लोग कंसीडर करते हैं, उसका नॉर्थ पोल साउथ में, साउथ पोल नॉर्थ में। लेकिन वो एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में नहीं स्टे करता, बल्कि उससे थोड़ा सा क्या डिफरेंट एक्सिस में क्या एग्जिस्ट करता है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। अभी आगे पढ़ेंगे तब वहां पे बताया जाएगा। तो मैग्नेटिक एक्सिस में मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ में उसका एग्जिस्टेंस होता है बेटा, ठीक। ये चीजें आपकी होती है। वही पॉइंट एक लिख लो यार, कब तक भूलते रहोगे। लिखिए यार, और आके बना लो। When a bar magnet is suspended, when a bar magnet is suspended, bar magnet is suspended freely, bar magnet is suspended freely, it stay in the earth north south direction, earth north south direction, that is north pole towards north, that is north pole towards north and south pole towards south,
नॉर्थ पोल टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ पोल टूवर्ड्स साउथ। नॉर्थ पोल जो होगा बेटा वो नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ पोल जो होगा वो साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। नॉर्थ वाला किधर, नॉर्थ में, और साउथ वाला किधर बेटा, साउथ डायरेक्शन में आपका स्टे करेगा। हो जाएगा। चलिए, तो ये कंडीशन आपका था, नॉर्थ वाला नॉर्थ है, साउथ वाला किधर, साउथ में आपका स्टे करता है। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते बेटा। ठीक, अब बोला गया क्या मोनोपोलर कॉन्सेप्ट क्या था, क्या मोनोपोल का एग्जिस्टेंस होता है? कभी भी मोनोपोलर आपके मैग्नेट का फॉर्मेशन नहीं, यानी यूनिपोलर मैग्नेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब भी होगा वो दोनों पोल साथ साथ में रहेंगे। जब हम लोग ब्रेक करते हैं, अभी आगे आएगा, फिर आप अभी यहाँ देख लो कि अगर किसी बार मैग्नेट को आप ब्रेक करते हैं बेटा, तो जिधर नॉर्थ है उधर कौन सा डेवलप होगा, साउथ। जैसे मान लो हमारा नॉर्थ था, ये साउथ था बेटा। अगर इसको हमने कट कर दिया बीच से, 2 पार्ट 3 पार्ट, चाहे जितने पार्ट में आप कट कर दीजिए, मान लो हमने इसको ब्रेक कर दिया, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, तो हमेशा जहां से ब्रेक करेंगे उसका दूसरा एंड जो होगा उसका अपोजिट पोल ही डेवलप होता है, सिमिलर नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कट किया तो इधर वाले नॉर्थ हो जाएंगे, उधर वाला खाली साउथ होगा। हमेशा बाइपोलर मैग्नेट का ही क्या होता है फॉर्मेशन, तो चाहे जितने स्मॉलर सेगमेंट में आप कट कर दीजिए। ठीक, तो लिख लीजिएगा, पॉइंट करके नोट कर लो। इफ ए मैग्नेट is broken, if a magnet is broken into number of pieces, if a magnet is broken into number of pieces, ठीक है, each piece, number of pieces, टुकड़ों में, PIECS, pieces लिखिएगा, each piece becomes a magnet, each piece becomes a magnet and consists of both poles, हो गया, both poles दिखा दीजिए वैसे। एक डायग्राम का एक बार क्वेश्चन बना था बेटा, अगर दो मटेरियल, दो रॉड ले लिया गया, ये नहीं बोला गया कौन सा मैग्नेट है कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक, बोला गया 2 रॉड हैं, उनको 2 टर्म में 2 सिचुएशन में अरेंज किया गया। ध्यान देंगे, मान लो ये P है, ये Q है, ये Q है। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे नो अट्रैक्शन, यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे अट्रैक्शन है। ठीक, मतलब इसके बीच में फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। बोला यहाँ पे हमें डिसाइड करना है P and Q बोथ आर मैग्नेट। ठीक, P and Q बोथ आर मैग्नेट। ठीक, दूसरा है P इज मैग्नेट, Q इज मैग्नेटिक मटेरियल। तीसरा P इज मैग्नेटिक मटेरियल, Q इज मैग्नेट। और चौथा नन ऑफ दिस। हिंदी में बोला क्या जा रहा है बेटा, 2 रॉड लिया, पहले वाले सिचुएशन में जब रखा गया तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। दूसरे वाले केस में उनके बीच कोई अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, तो कहा गया है इन दोनों में
P और Q दोनों ही क्या बार मैग्नेट हैं, दोनों ही क्या है बार मैग्नेट हैं। दूसरा ऑप्शन P बार मैग्नेट है, Q मैग्नेटिक मटेरियल है। तीसरा ऑप्शन P मैग्नेटिक मटेरियल है और Q हमारा बार मैग्नेट है। ठीक, इस सिचुएशन को देख के हमें डिसाइड करना है, जरा सोचिए जल्दी से। लेकिन दोनों बार मैग्नेट हैं? नहीं। दोनों मैग्नेट नहीं हैं। एक कोई मैग्नेट है नहीं है? अरे वही एक है। अब कौन वाला है ये बताओ। P मैग्नेट है और क्यों नहीं है? सर जी फिर से आओ, लगाओ दिमाग, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। साइन किनका नहीं हुआ बेटा? साइन हो गया सबका? P बार मैग्नेट क्यों मटेरियल? P बार मैग्नेट क्यों मटेरियल? कितने लोग सहमत हैं इन दोनों लोग के आंसर से? P मैग्नेट एंड Q मटेरियल। आप लोग असहमत हो तो अपना ही बता दो। एक्को नहीं मैग्नेट है तब अट्रैक्ट कैसे हो रहा सर? हाँ, एक्को नहीं है तो अट्रैक्ट कैसे हो रहा है? हाँ, ग्रेविटी का एक काम करेगा, दोनों में करेगा ना। ऐसा थोड़ी ग्रेविटी एक वाले में करेगा पहले सिचुएशन में, दूसरे में नहीं करेगा। और कोई? चलो देख लो बेटा, याद रखेंगे पहले वाले सिचुएशन में अट्रैक्शन हो रहा है, और याद आप रखेंगे बेटा किसी भी बार मैग्नेट के, ठीक, जो बार मैग्नेट होता है उसके पोल पे एंड पे जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है यानी पोलर स्ट्रेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ सबसे ज्यादा होगी? एंड पे। और उनके जो बीच वाला मिड पॉइंट होता है नेट हम लोग जीरो ले लेते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कह लेते हैं, नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कह लेंगे। ठीक, तो उस केस में पहले वाले केस में क्या हो रहा है, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो P का तो सेंटर पॉइंट है ना जहां से ये Q वाला टच कर रहा है, और Q का एंड पॉइंट है। अगर ये मैग्नेट होता तो इसके सेंटर के पास ले जाने पे क्या मैग्नेट क्या अट्रैक्ट करेगा? क्या किसी बार मैग्नेट के रॉड है, बार मैग्नेट इसके सेंटर पे ले जाओगे कोई मैग्नेट मटेरियल, अट्रैक्शन नहीं होगा बेटा। या तो इधर शिफ्ट करो या तो इधर शिफ्ट करो तभी अट्रैक्ट है, क्योंकि नेट फील्ड यहाँ जीरो हो जाता है। सेंटर पे क्या होगा आपका? नेट फील्ड जीरो होगा। तो पहले वाले के सेंटर पे यहाँ तो नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। तो अगर ये मटेरियल है, तो भी उस कंडीशन में क्या होगा? अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेट फील्ड जीरो होता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये मैग्नेट नहीं है। कौन वाला मैग्नेट है? Q वाला मैग्नेट। Q मैग्नेट है तो इसका एक इंड पे है, इंड पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग फील्ड लगेगा। तो यहाँ पे ये Q वाला अगर मैग्नेट है और P मटेरियल है, मटेरियल तो हर जगह कहीं भी रखेंगे तो अट्रैक्ट होगा, तो उस केस में इसके बीच में अट्रैक्शन होगा। यहाँ देखो Q सेंटर हो गया, सेंटर हो गया और ये मटेरियल है, तो इस केस में सेंटर पे फील्ड जीरो हो गया, तो अट्रैक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। तो यानी कि इस फिगर में P क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल, एंड Q इज क्या? P इज मैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब कौन सा? पैरा या फेरो होगा। ठीक, मैग्नेटिक मटेरियल एंड Q इज बार मैग्नेट। Q इज बार मैग्नेट। तो यहाँ पे Q बार मैग्नेट की तरह काम करेगा और P वाला मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है जी, हाँ आप समझ गए क्यों हो रहा है?
पानी बरसने में इसका कोई रोल होता है, धरती के बाद नहीं होता, धरती के मैग्नेट नहीं, बहुत ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, क्योंकि साइड हम लोग जो हमारा मटेरियल है क्या है, वो ऐसा सरफेस पे थोड़ी है। हम लोग का जो हमारे क्रस्ट में जो भी हमारे में क्या है, बहुत सारे मेटल्स है, वो एक क्या किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सेमी सॉइल लिक्विफाई। जैसे आपने वोल्केनो एक्सप्लोजन होता है ना, तो कैसा पिघले हुए फॉर्म में निकलता है, मेल्टेड फॉर्म में। तो वो जो होते हैं, चूंकि वहां पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी जो सब्सटेंसेस के हैं, वो क्या होते हैं, मैग्नेटाइज होके, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूलर मैग्नेट रोटेशन की वजह से वहां पे मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, तो उसकी वजह से वहां पे डेवलपमेंट हो। तो पानी बरसने का ऐसा कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। ठीक, कहीं पढ़ लिया क्या? नहीं, अच्छा मैग्नेट वीक हो गया। हाँ, गेहूँ पानी बरसने के कॉन्सेप्ट से ज्यादा धूप होने से कम होगा, है ना? चलिए लिखिए, पोल, अगला पॉइंट बना लो बेटा, समझ लीजिए थोड़ा सा। पोल स्ट्रेंथ लिखिएगा, पोल स्ट्रेंथ। जो चीजें मार्च के 15 मार्च के बाद स्टार्ट होती थी, अभी स्टार्ट हो गई हैं। हाँ, भाई सबके देखिए, पोल स्ट्रेंथ देखिएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक पोल, the strength of a magnetic pole, strength of a magnetic pole to attract magnetic materials, to attract magnetic materials towards itself. The strength of a magnetic pole to attract magnetic material towards itself is known as pole strength. Is known as pole strength. तो उसी को हम लोग टर्म देते बेटा पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक, लिखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा पोल स्ट्रेंथ या स्केलर? पोल स्ट्रेंथ है वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर? देख लो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। अब देखो, हम लोग जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, अभी आपने बनाया, तो नॉर्थ पोल जैसे आपने डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक, तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है बेटा, नॉर्थ पोल को करेस्पॉन्डिंगली हम लोग प्लस m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और साउथ पोल को करेस्पॉन्डिंगली किससे, माइनस m से। जैसे वहां प्लस क्यू और माइनस क्यू लेते थे ना, ऐसे यहाँ पे एज ए क्या प्लस m और माइनस m हम लोग लेते हैं। ठीक, तो कंडीशन होगा नॉर्थ पोल की तरफ हम लोग इंडिकेट करने के लिए सिग्नलाइजेशन देते हैं प्लस m, और जो साउथ पोल होगा उसे किससे, माइनस m से। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ऐसे थोड़ा दिखा लीजिए जिससे कंफ्यूजन ना हो। अभी हम लोग लिखेंगे बार बार मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह। एसआई यूनिट क्या होगा बेटा पोल स्ट्रेंथ का, लिख लेना, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ये होता है बेटा एम्पियर इंटू क्या, मीटर। ठीक, डायमेंशन की बात करोगे तो मैं क्या मीटर को एल इंटू एल ए कर लो, या ए इंटू एल कर लीजिए। ठीक, ए एल या एल ए जो भी कर लीजिए, तो डायमेंशन हो गया एल इंटू ए या ए इंटू एल। ठीक, अब कोई लोग बताओगे ना पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? पोल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है किस पे डिपेंड करेगा? किस पे?
मैग्नेटिक अभी तो पोल के पास ज्यादा रहेगा, नहीं, हमने पूछा पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा। कोई मैग्नेट दे दिया गया तो उसका पोल स्ट्रेंथ किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। हाँ, मटेरियल पे, और लिख लीजिए पॉइंट करके। देखिए पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट, जल्दी करो बेटा। पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ material, nature of material of the magnet, nature of material of the magnet and area of cross section, and area of cross section, area of cross section, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ। अभी मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे तो लिखेंगे बेटा डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, मतलब वो छोटा है या बड़ा है उस पर आपका लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करे। जिसके लिए एरिया की वैल्यू ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, या उसके मटेरियल की नेचर पे। जैसे पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, तो फेरो वाले का ज्यादा होगा, पैरा वाले का कम होगा। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है। यहाँ से दिखा लेते हैं किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करेगा। तो मटेरियल के नेचर पे और उसके एरिया पे। अगर सेम मटेरियल का दो है, फॉर सेम मटेरियल, फॉर किसके लिए बेटा, सेम मटेरियल, स्मॉल एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, स्मॉल एम की वैल्यू जो होगी वो एरिया के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। अगर सेम मटेरियल का आपका मैग्नेट बनाया गया है, जैसे मान लो ये कि ये है, ये A1 मान लो ये है, दूसरे वाले का एरिया हमारा ये है, इसे मान लो A2 है। तो अगर इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू M1 है, इसके लिए M2 है, पोल स्ट्रेंथ इसका M1 है, इसका M2 है, तो हम लोग बोलेंगे सिंस A1 ग्रेटर देन A2 सो M1 आल्सो ग्रेटर देन क्या, M2। अगर मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल का बनाया गया है बेटा, और एक का एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, दूसरे वाले का एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, तो जिसके लिए एरिया क्रॉस सेक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है, जिसके लिए एरिया क्रॉस सेक्शन कम उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कम होगा। समझेगा? तो ये केस आपका होता है, इसके बेस पर आप दिखा देते हैं किसका ज्यादा है किसका कम होगा। वैसे डायग्राम की बना लो, जिससे एक बार कापी पे पढ़ते हो कि ऐसे यही बंद होता है फिर अगले दिन यही खुलता है। हाँ, कितने लोग घर पे थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं, हाथ उठाओ। तो बहुत अच्छे हैं। और इधर वाली टीम देखती है, इधर वाली नहीं देखती है। हाँ, क्यों आप लोग नहीं पढ़ते हो? अरे तो हाथ उठा दिया करो, समा कहाँ रहे हो? हाँ, पढ़ो भैया। देखो, बिना पढ़े, एक शुद्ध हिंदी में, बिना पढ़े कल्याण नहीं होना है। ठीक, आप कहीं भी रहिए, ये कहिए बिना पढ़े और किसी टीचर किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ाने से खाली हो जाएगा, तो ऐसा कहीं भी संभव नहीं है। ठीक, जब दोनों की तरफ से कोरिलेशन होता है तभी चीजें रिजल्ट पॉजिटिव आउटपुट मिलते हैं। ठीक है, आप भी मेहनत करिए, हम लोग भी करें, तब जाके कहीं सिस्टम बात बनती है। हाँ, आप अकेले करके कर सकते हो, हम अकेले करके नहीं कर सकते, ये भी यूनिवर्सल है। अगर आप अकेले अपने से पढ़ के हो सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी, बट हम अकेले चाहें और आप ना पढ़ना चाहो तो कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ठीक, आपको भी पढ़ना पड़ता है, हमको भी पढ़ना पड़ता है, तब जाके बात बनता है। तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत करिए, हम लोग भी करें। हाँ, क्यों जी? अच्छा, हम तो कहीं मेहनत का वो लिख के दे रही है कि मेहनत करेंगे। हाँ, अच्छा, देखिए हो गया बेटा। आगे लिखेंगे नेक्स्ट। 3 पॉइंट समझ गया बेटा। अगला लिखिए मैग्नेटिक मोमेंट, या उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कह लेते बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे ऐसे कंपेयर कर लो, वहां पे जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था ना, जो
फैक्टर जो काम करता था वहां पे चार्ज Q, वही यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M करेगा। ठीक, जो वहां पे हम लोग म्यू क्या P से लिखा P इक्वल टू Q इंटू 2L, यहाँ पे कैपिटल M से दिखाएंगे कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L कर लेंगे। वैसे कंपेयर कर लो, मैक्सिमम चीजें आपको सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, तो लिखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M से दिखाएंगे बेटा। स्मॉल m स्केलर क्वांटिटी था और कैपिटल M क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखिएगा, इसको डिफाइन करते लिखिए, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये स्ट्रेंथ, मैग्नेट के स्ट्रेंथ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करेगा। वो पोल स्ट्रेंथ को करता था या मैग्नेट के स्ट्रेंथ, कितनी उससे कैपेबिलिटी होगी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की। तो लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज the product of strength of either pole and effective length between the both poles, effective length between the both poles। हो गया। तो अगर हम लोग दिखाएंगे बेटा, ऐसे यहीं ले लेते हैं, नॉर्थ पोल है बेटा, साउथ पोल है। अगर इसके पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m प्लस m और माइनस m है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना हो, 2L है बेटा। इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, ठीक, डिस्टेंस कितना है, 2L है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कह लो या मैग्नेटिक मोमेंट कह लीजिए, कैपिटल M की वैल्यू जो होती है स्मॉल m इंटू 2L के बराबर होगा। स्मॉल m इंटू क्या होगा, 2L के बराबर होगा। तो इसी को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कह लेते बेटा। ठीक है, और ये डायरेक्शन कहा जाए तो किधर से किधर की तरफ होता है, किधर, कंपेयर कर लो। वहां पे हम लोगों ने माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ दिया था फिजिक्स में। केमिस्ट्री फिर उल्टा होता है, केमिस्ट्री प्लस क्यू से माइनस क्यू लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखा था तो माइनस क्यू से प्लस क्यू तरफ, तो माइनस क्यू की जगह पर माइनस m है, प्लस क्यू की जगह प्लस m है यार। तो वही डायरेक्शन यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। तो डायरेक्शन को जब आप इंडिकेट करोगे बेटा, तो इसका जो डायरेक्शन होता है ना, माइनस यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। डायरेक्शन किधर होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ठीक, और जब हम लोग बात करेंगे इसके यूनिट की, तो यूनिट क्या होगा, देखो अभी हम लोगों ने स्मॉल पोल स्ट्रेंथ का यूनिट लिखा था एम्पियर इंटू मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर इंटू मीटर, फिर अगेन मीटर, तो एम्पियर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगा। डायमेंशन की बात करोगे बेटा तो क्या, एल स्क्वायर इंटू ए या एल स्क्वायर, जो भी आपने जिस टर्म में पढ़ लीजिए। डायरेक्शन आपने यहां से दिखा लिया, साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ होता है बेटा। ठीक, स्मॉल m अभी तो पता है कि उसकी जो कैपेबिलिटी होती है किसी पोल की अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसका पोल स्ट्रेंथ कह लेंगे। पोल स्ट्रेंथ तो यही लिखा था ना, पढ़ लीजिए। हाँ, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, उसे हम उसका पोल स्ट्रेंथ कहेंगे। मटेरियल को जितना तेजी से अट्रैक्ट कर लेगा, उसका पोल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, जितना आपका क्या होगा, लूजली अट्रैक्ट कर पाएगा, वीकली अट्रैक्ट करेगा, हम कहेंगे पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। हो गया। समझ गए अपने बेटा। नेक्स्ट कर लीजिएगा, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट। किसी बार मैग्नेट को अगर कट करेंगे तो उस पे, उसके पोल स्ट्रेंथ पे और डाइपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, उसके पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट होगा,
उसे को हम लोग कह रहे थे कटिंग ऑफ बार मैग्नेट। ठीक, लिखिए। अब देखो जैसे कोई बार मैग्नेट है, अगर उसको हम दो तरह से काट सकते हैं, तो बेटा अलोंग द लेंथ या तो परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ठीक, तो दो टर्म में आपको कट करते हो, तो कटिंग ऑफ बार मैग्नेट आप करेंगे जब कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, देखो जैसे ही कर लेते हैं हम लोग। इसकी लेंथ मान लो आपका बेटा 2L है, पोल स्ट्रेंथ M है, डाइपोल मोमेंट कैपिटल M होगा। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैपिटल M इक्वल टू लिखोगे M इंटू 2L। ये पहला सिचुएशन है जब हमने कट नहीं किया था तो ओरिजिनल फॉर्म में। अगर इस पूरे क्या मैग्नेट को n इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया, कितने बेटा n इक्वल पार्ट में कट कर दिया गया परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो हम लोग ऐसे बना ले रहे हैं। ऐसे डाट डाट दिखा दे रहे हैं। अब आपको अभी पता था अगर ये नॉर्थ है तो साउथ होगा, तो ये नॉर्थ होगा तो अगला क्या होगा साउथ। नॉर्थ साउथ हमेशा जो क्या होंगे पोल्स होंगे वो दोनों एग्जिस्ट करेंगे। मान लो सपोज दैट इसको ऐसे ऐसे n पार्ट में आपने इक्वल पार्ट में कट कर दिया, पूरे मैग्नेट को n इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो ईच पार्ट का जो लेंथ होगा, इसकी जो लंबाई आएगी ये 2L बाई क्या होगा n के बराबर होगा। क्या पोल स्ट्रेंथ बदलेगा या नहीं? देखो यहाँ जो पोल स्ट्रेंथ होगा इफेक्टिव लेंथ, जो लेंथ की वैल्यू आएगी, ठीक है, लेंथ ऑफ ईच पार्ट अगर आप ऐसे लिख कर लीजिए, लेंथ ऑफ ईच पार्ट का जो लेंथ होगा, ठीक, तो L डैश की वैल्यू आएगी 2L बाई कितना n। पोल स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, किसकी पोल स्ट्रेंथ की जब आप बात करते हो तो पोल स्ट्रेंथ M डैश, हमने अभी जस्ट पीछे बताया था कि अगर मटेरियल सेम है तो पोल स्ट्रेंथ उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। अभी जस्ट पीछे बताया गया। तो हमने कट किया तो क्या एरिया बदल रहा है बेटा? मोटाई पे कोई इफेक्ट हुआ क्या? नहीं ना। मोटाई यानी कि जो उससे थिकनेस है, जो एरिया है क्रॉस सेक्शन, वो हमेशा क्या है सेम सेम है। जब सेम सेम है तो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू जो पहले था अभी भी वही रहेगा। लेकिन डाइपोल मोमेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो लेयर के लेंथ पे भी, पोल स्ट्रेंथ और लेंथ के क्या इफेक्टिव लेंथ के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो जब डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका पढ़ोगे बेटा, तो कैपिटल M डैश की जो वैल्यू होगी ये M डैश इंटू 2L डैश के बराबर हो जाएगा। 2L डैश के बराबर होगा। M डैश की वैल्यू जो है वो M के बराबर है, 2L डैश की वैल्यू 2L बाई बेटा n है, और M इंटू 2L, देखो यहाँ पे क्या था कैपिटल M के बराबर था ना, तो ये वैल्यू जो आपकी होगी कैपिटल M डैश इक्वल टू होगा M अपान कितना n के बराबर। यानी कि अगर आप n इक्वल पार्ट में किसी बार मैग्नेट को परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट करते हैं तो ईच पार्ट का पोल स्ट्रेंथ रिमेन्स सेम रहेगा, बट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट का 1/n टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 1/n टाइम्स हो जाता है। तो यहां से हम लोग दिखा लेते हैं 1 कितना हो जाएगा n टाइम्स हो जाएगा, तो उसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। समझ गए? तो नोट कर लो ऐसे ही, या तो ऐसे पॉइंट बना लेना, इफ मैग्नेट इज कट इन n इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ठीक, वही पहला पॉइंट बना लो, इफ मैग्नेट इज कट इन n इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, n इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। बनाओ। ये बेटा दो लोग, एक लोग और आ जाओ, ये इसको बोर्ड को ना ऐसे ऐसे टेबल पे रखवा दो यार, आ जाओ। इस बोर्ड को उठाओ, ठीक, और ऐसे ही एक लोग और आ जाओ, ये टेबल पे रखवा दो। एक्चुअली होगा क्या ना, अगर इस पे प्रेस करेंगे टूट जाएगा। हाँ बताओ।
दोनों पकड़ लो, भारी होगा। तो तुम बताए होते हम अकेले कर लेंगे यार, तो फिर काहे लिए उनको बुलाए होते। ऐसे सटा के कर दो, उस पर नहीं जा रहा है ना, तो पीछे कर दो, खड़ा और खड़ा कर दो, और खड़ा कर दो, थोड़ा सा खड़ा कर दो, और थोड़ा सा, बस। अब क्या होगा ना, टूटेगा नहीं। ऐसा वर्टिकल था तो टूट जाता। हाँ बेटा, और अपने विभाग के 6,000 का नुकसान हो जाता है ना। बन गया बेटा। नहीं बोले, हो गया, जल्दी करो। पहला लिखा था मैग्नेट इज कट अलोंग क्या परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। देखिए सेकेंड, इफ मैग्नेट इज कट into n equal parts, magnet is cut into n equal parts, parallel to its length, अब की बेटा हम लोग कैसे पैरेलल टू लेंथ ले रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा इसको आपकी बात ठीक बनाना। पोल स्ट्रेंथ m है, इफेक्टिव लेंथ 2l आपका है, ठीक। कंडीशन क्या हो रहा है, बोला क्या जा रहा है बेटा, इसको आपकी बार कटिंग कैसे हम लोग कर रहे हैं, पैरेलल टू लेंथ ले रहे हैं बेटा। अभी भी इफेक्टिव लेंथ 2l है, लेकिन अब एरिया जो होगा ना, मान लो पहले एरिया आपका a था, अब एरिया की वैल्यू जो होगी, यानी यहां पे लिख देते हैं हम लेंथ, इफेक्टिव लेंथ 2l डैश की वैल्यू 2l के बराबर ही रहेगा, लंबाई में कोई चेंजेस नहीं हुई। लेकिन एरिया, इफेक्टिव एरिया जो होगा ए डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐसा अगर n पार्ट में काटा तो a बाई कितना n, ठीक। तो a बाई n, सो पोल स्ट्रेंथ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बेटा मटेरियल सेम होता है तो पोल स्ट्रेंथ एरिया के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे अब की बार एरिया घट रहा है ना, तो एरिया घटेगा तो पोल स्ट्रेंथ m डैश की वैल्यू जो होगी बेटा वो m बाई n के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, m बाई n के बराबर हो जाएगा। सो हेंस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट,
मोमेंट कैपिटल एम डैश की वैल्यू होगी कितना, एम डैश इंटू 2l डैश। एम डैश की वैल्यू है एम बाई क्या, स्मॉल एम है, एम बाई एन इंटू 2l। तो एम इंटू 2l कैपिटल एम, यहाँ पे कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एम इंटू 2l। ठीक, तो ये एम इंटू 2l हो गया कैपिटल एम की वैल्यू, तो कैपिटल एम बाई एन। मतलब यहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1/n टाइम्स हो गया जब आपने परपेंडिकुलर पैरेलल टू द लेंथ काटा, यानी इक्वल पार्ट में। लेकिन कंडीशन क्या था, वहां पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, बट अब की बार पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू भी क्या हो गया, 1/n टाइम्स हो गया। पीछे वाले में पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट आपका नहीं हुआ था, बट इस कंडीशन में पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू भी क्या हो रही है आपकी, 1/n टाइम्स हो जा रहा है। हो जाएगा बेटा। दोनों साइड से काटेंगे तो इधर से भी हमारा घटेगा, उधर से भी घटेगा, तो एन स्क्वायर के क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू जो होगी एम बाई एन ही रहेगी, और जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा एम बाई एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, लिखवा दे भी, लिख लीजिए, अगला पॉइंट बना लीजिए बेटा। बोले देखिएगा, इफ ए बार मैग्नेट, अगला करिएगा, इज कट इनटू, नहीं बजे भी, if a bar magnet is cut into n parts both along its length and perpendicular to its length, both along its length and perpendicular to its length, then नीचे लिख लो, जब एलांग काटोगे तो पोल स्ट्रेंथ 1/n हो जाएगा, परपेंडिकुलर काटने से कोई इफेक्ट नहीं होता बेटा। ठीक, देन नीचे लिखना, पोल स्ट्रेंथ m डैश इक्वल टू m, देन पोल स्ट्रेंथ m डैश इक्वल टू m डैश इक्वल टू m बाई क्या, n, चूंकि एलांग भी काट रहे हैं ना, पोल स्ट्रेंथ m डैश इक्वल टू m बाई n, और मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट, देखो ऐसा समझ लो थोड़ा सा, से एलांग और परपेंडिकुलर दोनों आप कट कर रहे हो, एलांग और क्या परपेंडिकुलर दोनों अगर आप कट कर रहे हो तो सिचुएशन क्या बनेगा, एक मिनट का, बेटा अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एलांग एंड परपेंडिकुलर बहुत कट कर रहे हैं, मतलब इधर से भी कटिंग हो रही है बेटा, कटिंग हम लोगों ने ऐसे भी किया, ठीक, एलांग भी कट किया, और साथ में परपेंडिकुलरली भी हमने क्या किया, उसको कट किया, इधर से भी n और इधर से भी n। तो अगर पहले पोल स्ट्रेंथ m था और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैपिटल M थी, ठीक, अब क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू हो जाएगा बेटा,
पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि एरिया घटेगा ना जब कट करेंगे एल पार्ट में, तो पोल स्ट्रेंथ जो आपका आएगा एम डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा एम बाई एन। अब पोल स्ट्रेंथ घट गया, ठीक, और लेंथ की वैल्यू, टोटल लेंथ अगर हमारा 2l था तो ईच पार्ट का जो लेंथ होगा ये 2l बाई कितना हो जाएगा n होगा। तो क्या लेंथ भी घट रही है, तो डाइपोल मोमेंट जो होगा, डाइपोल मोमेंट, हाँ दिख जाएगा जी, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, अंडरस्टूड है बेटा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम डैश की वैल्यू होगी स्मॉल एम इंटू 2l डैश। स्मॉल एम डैश की वैल्यू होगी बेटा m बाई कितना n इंटू ये 2l बाई क्या n, और m इंटू 2l कैपिटल m है, तो कैपिटल m अपान कितना हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल m बाई क्या हो गया बेटा n स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग उसको ब्रेक कर लें तो क्या कंडीशन बनेगी, यहां से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, बन गया बेटा, जल्दी करो। नेक्स्ट पॉइंट करो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुआ भाई, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ऐसे समझ लो, तो एक लाइन लिख लीजिए तभी समझाते हैं। देखो होता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था बेटा, किसी चार्ज के सराउंडिंग जो स्पेस जिसमें दूसरे हमारे क्या क्या कहते हैं चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के सराउंडिंग का वो स्पेस जिसमें अनदर मैग्नेटिक मटेरियल क्या करेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन शो करते हैं, उसे हम लोग कहेंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड। और लाइंस ऑफ फोर्स जब करेंगे तो अगर किसी भी हम लोग क्या एक यूनिट मैग्नेट को अगर रखा जाए, जो हमारा मैग्नेटिक नीडल होती है, तो जिस लाइन को क्या करेगा वो फॉलो करेगा, वो हमारे उसके क्या फील्ड लाइंस को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। तो लिख लीजिएगा, तब फिर उसके बाद डायग्राम बनाइएगा। देखिए, एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा था ना चार्ज की वजह से, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कर लीजिए। देखना, the space around a magnetic pole, the space around a magnetic pole, the space around a magnetic pole are magnet, magnetic pole are magnet, are current carrying wire, are current carrying wire within which its effect can be experienced, its effect can be experienced, is defined as magnetic field। डिफाइंड एज मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, अब इसी को जिस लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ क्या करेंगे उसी को मैग्नेटिक लाइंस क्या लेंगे। लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ हेल्प ऑफ ए सेट ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ए सेट ऑफ लाइंस आर कर्व, with the help of a set of lines or curve, which is called magnetic lines of force, which is called magnetic lines of force।
विद द हेल्प ऑफ, क्या लिखा है, हेल्प ऑफ ए सेट ऑफ लाइन्स, विद द हेल्प ऑफ ए सेट ऑफ लाइन्स आर कर्व, कर्व्स कॉल्ड, मैं क्या क्या बोला, विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, कर्व विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब सबने पढ़ा है बेटा, जो नॉर्थ पोल अगर आइसोलेटेड, वैसे आइसोलेटेड होता नहीं है, खाली हम दिखाते हैं, जैसे वहां प्लस और माइनस लिया था ना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, यहाँ पे कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ले लेते हैं, अगर नॉर्थ पोल है तो जिस तरह से वहां पे आपने रेडियली क्या दिखाया था, आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ऐसे ही यहाँ पे नॉर्थ पोल की वजह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन दिमाग में होना चाहिए, कभी भी आइसोलेटेड नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वहां तो एग्जिस्ट करते हैं बट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक। ये कंडीशन आपका हो गया। और अगर पूरे बार मैग्नेट की वजह से आप ले रहे हो तो नॉर्थ पोल से इमिट होगा और साउथ पोल पे क्या करेगा बेटा, इंटर करती है, लेकिन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज होती है, वहां पे एंड होता था, यहाँ पे एंड नहीं होगा, अंदर फिर अंदर जो होंगे, हम ऐसे बना ले रहे, भी डायरेक्शन दिखा देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में खींचने में ठीक है। अंदर जो होगा बेटा वो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, यानी क्लोज कर्व का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, वहां पे क्या क्लोज कर्व का फॉर्मेशन नहीं करते थे, वहां पे कंडीशन क्या होता था कि पॉजिटिव चार्ज से इमिट होता था और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाता था। तो ये दोनों बेसिक आपका डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब इतना कर लीजिए, कल आगे की कहानी फिर बताई जाती है बेटा।